एपिसोड 95। लेकिन भोज शुरू होने के काफी समय बाद फैंग चेन बिल्कुल भी नहीं दिखा। नवीन, तुम क्या देख रहे हो? नेल्स वहां आए और उसने देखा कि नवीन ध्यानमग्न होकर दाव क्षेत्र के दूसरी ओर हो रहे भोज को देख रहा है, इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सकी। ये देखकर कि यह उसके पिता थे, नवीन ने तुरंत पूछा, पिताजी, सीनियर माई कहाँ है? नलिश ने जब उसका रूप देखा तो आह भरी। मेरी बेटी को उससे प्यार हो गया है। दुर्भाग्यवश उनकी पहचानों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था और उनका अलग होना तय था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैकडॉनल्ड चले गए हैं। गया? नवीन का नाजुक शरीर कांप उठा और उसने फिर पूछा, वह कहाँ गया? क्या वह एकांत में चला गया? नलिश ने कहा, नहीं, वह लिंगलू द्वीप छोड़कर चला गया है और मुझे डर है कि वह वापस नहीं आएगा। कभी वापस नहीं आऊंगा। नवीन की सुंदर आंखें खाली थीं और वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके बारे में अब और मत सोचो। नारिस ने कहा, तुम और वह एक ही दुनिया से नहीं है, तुम्हारा असंभव होना तय है। अपनी बेटी को तुम्हारी याद के दर्द से पीड़ित करने देने के बजाय निर्दयी बनना और सभी संबंध तोड़ देना बेहतर है। हम एक ही दुनिया से नहीं हैं। यह असंभव है। नवीन गहरी सोच में पड़ गया। उसने दूर तक देखा, उसके गाल पर एक आंसू बह रहा था। वह वास्तव में फैंग चेन की प्रशंसा करती थी और कई बार उससे मिलने की कल्पना कर चुकी थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आखिरी मुलाकात आखिरी बार होगी। फैंग चेन को यह सब पता नहीं था। वह लिंगलू द्वीप से कुछ दूर था और उसका रूप फिर से बदल गया। और जिस दिशा में वह जा रहा था वह 9 प्रमुख द्वीपों में से एक था। इसका उद्देश्य उन संसाधनों को बेचना है जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, बदले में उन संसाधनों को बेचना है जिनकी आपको आवश्यकता है। फिर वह अपनी साधना की लंबी यात्रा शुरू करने के लिए खुले समुद्र की ओर चल पड़े। आधे महीने बाद कहीं खुले समुद्र में प्रकाश की कई किरणें आकाश से गुजरी और शीघ्र ही समुद्र में कहीं रुक गईं। वे उदास चेहरे से चारों ओर देखने लगे, बिना गुस्सा किए, एक तरह की शान। वे सभी ग्रैंड मास्टर स्तर के हैं। यहाँ तक कि बूढ़े लोगों में से एक ग्रैंड मास्टर दायरे के चौथे स्तर पर है। वह आदमी कहाँ गया? बूढ़े आदमी ने दांत पीसते हुए पूछा। उसके आसपास के लोग अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से आसपास का पता लगाते रहे, लेकिन उन्हें कोई आकृति नहीं मिली। ऐसा लगता है कि यह भाग गया है, एक अधेड़ उम्र के योगिनी ने कांपते हुए कहा। बेकार, बेकारों का झुंड। वे चौथे स्तर की चींटी भी नहीं पकड़ सकते। बूढ़ा आदमी क्रोधित हो गया। आपको पता होना चाहिए कि इस बड़ी मछली ने सिर्फ एक दिन में दर्जनों दुकानों में करोड़ों की सामग्री बेच दी और करीब 10 करोड़ स्पिरिट स्टोन भी निकाल लिए। इससे उस सबसे समृद्ध सड़क पर खेती के सभी संसाधन लगभग समाप्त हो गए। इसे लेने के बाद एल्फ तुरंत द्वीप छोड़कर चला गया। हालांकि उन्होंने बड़ी मछली को देखा और तुरंत कार्रवाई की, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की भागने की गति बहुत तेज है और उसके पास पंखों की एक जोड़ी भी है जो टेलीपोर्ट कर सकती है। हालांकि वे शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर थे, फिर भी वे अनिच्छा से ही उनका अनुसरण कर सकते थे। इस प्रकार वे कई दिनों तक पीछा करते रहे और सीधे खुले समुद्र तक जा पहुंचे। लेकिन एक बार जब वे खुले समुद्र में पहुंच गए तो दूसरी तरफ पानी में मछली की तरह तड़प रही थी और भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। भले ही उनके पास चौथे स्तर का ग्रैंड मास्टर हो, फिर भी वे आगे नहीं बढ़ सकते। अब पूरे 10 दिन हो चुके हैं और वे वास्तव में उसका पता खो चुके हैं। लानत है। पीछा करते रहो, खोज क्षेत्र का विस्तार करो। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह मछली गायब हो सकती है। बूढ़ा आदमी गुस्से से दहाड़ा। लेकिन एल्डर लू, आगे का क्षेत्र स्पिरिट फिश कबीले का क्षेत्र है। अगर हम उनका ध्यान आकर्षित करते हैं तो मुझे डर है कि हम। मध्यम आयु वर्ग के योगिनी ने याद दिलाया। तभी ग्रीन ओल्ड को एहसास हुआ कि वे पहले से ही अंतर्देशीय सागर से कुछ दूरी पर थे। इससे आगे जाना सचमुच खतरनाक है। यद्यपि वह बहुत अनिच्छुक था, फिर भी अपनी जान की खातिर वह केवल दांत पीसकर कह सका, मेरा पीछा मत करो, वापस चले जाओ। ये सुनकर कल्पित बॉनो ने राहत की सांस ली। यद्यपि बड़ी मछली मोटी है, फिर भी वह आपकी अपनी जान जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए वे एक के बाद एक इस समुद्री क्षेत्र को छोड़कर चले गए। उनके चले जाने से समुद्री क्षेत्र में पुनः शांति छा गई। समुद्र से कभी कभार छोटी मछलियों के बाहर कूदने की आवाज को छोड़कर वहां पूर्ण शांति थी। जल्द ही आधा दिन बीत गया। अचानक एक प्रकाश की किरण तेजी से पास आई। ये ग्रीन ओल्ड मैन निकला जो अचानक वापस लौट आया। उसकी आध्यात्मिक भावना तुरंत 1000 मील तक फैल गई, लेकिन उसे अभी भी कल्पित बॉनो की सांस का कोई एहसास नहीं हुआ। ये देखकर वह थोड़ा उदास हो गया,
क्या वह सचमुच बहुत समय पहले ही चले गए थे? वह उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था कि यह काम नहीं कर रहा था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण वह पुनः वहां से चला गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जहां वह खड़ा था, ठीक उसके नीचे 50 मील गहरे समुद्र में एक लगभग धुंधली आकृति चुपचाप तैर रही थी। उसका आकार लगभग अदृश्य था, यद्यपि उसके चारों ओर स्तर 3 या 4 के दर्जनों सायरन तैर रहे थे, फिर भी उनमें से कोई भी उसे नहीं देख पा रहा था। और यह आकृति स्वाभाविक रूप से फैंग चेन थी। 9 द्वीपों में से एक लुओइन द्वीप पर पहुंचने के बाद वह सतर्क रहना चाहता था, लेकिन इस बारे में सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अधिक सतर्क रहने से न केवल बहुत समय बर्बाद होगा, बल्कि गुप्त इरादे वाले लोगों को प्रतिक्रिया करने का मौका भी मिलेगा, जो और भी खतरनाक होगा। तो वह बिना सोचे समझे आ गया। एक दुकान पर जाकर उसका एक हिस्सा सीधे बेच दे, दूसरी दुकान पर जाकर उसका स्वरूप बदल दे, फिर उसका एक हिस्सा बेच दे और फिर उसका एक हिस्सा खरीद ले। हालांकि अभी भी उन पर निशाना साधा जा रहा था, लेकिन वे पहले ही द्वीप छोड़ चुके थे और अपनी त्वरित गोलीबारी की मदद से उन्होंने अपने और दूसरों के बीच काफी दूरी बना ली थी। और इस भागने के दौरान उन्होंने कभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। खुले समुद्र में पहुंचकर वह पूरी गति से आगे बढ़ा, पीछा करने वालों को पीछे धकेला और समुद्र में गोता लगा दिया। उन्होंने कई ग्रैंडमास्टर्स की तलाशी से बचने के लिए अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक भावना और शैडो निंजा रिंग का इस्तेमाल किया। ग्रीन कॉर्न मैन ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बड़ी मछली उनके पैरों के ठीक नीचे गहरे समुद्र में थी। लू लाओ को जाते देख फैंग चेन उदासीन रहा। अगले दिन जब उसे यकीन हो गया कि और लू पूरी तरह से चला गया है, तो वह एक निश्चित दिशा में चुपके से चला गया। उसने अभी से सायरन का शिकार शुरू करने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार उसके पास जो संसाधन थे वे उसे लंबे समय तक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त थे। जब आप कुछ और एक्यूपमेंट खोल लेंगे और अपनी साधना में सुधार कर लेंगे तो आपको पुनः अनुभव प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने जो स्थान चुना वह हैयान ज्वालामुखी का बाहरी क्षेत्र था। समुद्री ज्वालामुखी एक गहरे समुद्र में स्थित ज्वालामुखी है जो पूरे वर्ष भर फटता रहता है। इसके कारण समुद्री क्षेत्र में पानी का तापमान पूरे वर्ष अत्यधिक उच्च और गर्म रहता है। सायरन मूलतः वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, जिससे यह मृत सागर जैसा हो गया है। लेकिन ये खतरनाक जगह फैंग चेन के लिए सबसे उपयुक्त है। तथाकथित उच्च तापमान उसके लिए अनावश्यक है। आखिरकार उसके भौतिक शरीर की ताकत तो वही है। जहां तक प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा की बात है, तो उसे इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके पास प्रचुर मात्रा में आत्मिक पत्थर थे। विशेषकर मध्य स्तर के आत्मिक पत्थर, जिनकी संख्या लगभग 1 लाख है। ये मध्य स्तर के आत्मिक पत्थर उसने देवताओं के मंदिर के स्वामी को मारने के लिए छोटे टॉवर का उपयोग करके प्राप्त किए थे। इसके अतिरिक्त वहां 80 मिलियन स्पिरिट स्टोन भी हैं। लेकिन आत्मिक पत्थर सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण बात जादुई हथियार है। यहाँ बहुत सारे जादुई हथियार हैं, हर प्रकार के। उनमें कुछ अच्छी जादुई तलवारें और शिंटो तलवारें भी हैं, जो सभी जुबान श्रेणी के 7वें या 8वें स्तर की हैं। जहाँ तक रक्षा ताबीज आदि की बात है, इसमें सब कुछ है। जब फैंग चेन ने ये देखा तो वह देवताओं के मंदिर के स्वामी के पक्ष में बोलने से खुद को रोक नहीं सका। ये बहुत अनुचित था कि उसे इन खजानों का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वह उन्हें एक तलवार से मार डाले। लेकिन छोटे टॉवर की शक्ति को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है, जिसने दूसरे पक्ष को इन खजानों का उपयोग करने का कोई मौका नहीं दिया। फैंग चेन को सबसे अधिक खुशी इस बात से हुई कि उसके अंदर कई प्रथम श्रेणी के जादुई हथियार थे। उनमें से एक भाला है और दूसरा ढाल है। जिस चीज को वह सबसे अधिक महत्व देता था वह था आखिरी लंबे बक्से वाला जादुई हथियार। ये बक्सा सादा और सादा है, लेकिन इसके अंदर कुल 108 छोटी तलवारें हैं, जिनमें से प्रत्येक एक उंगली लंबी है। इस खजाने का नाम अजीब है, इसे 108 वर्षा बूंदों वाली तलवार कहा जाता है। ये छोटी तलवारें बहुत तेज होती हैं। जब ये बिखर जाती हैं तो नाशपाती के फूलों की बारिश जैसी लगती हैं और जब मिल जाती हैं तो बड़ी तलवारें बन जाती हैं। यह अत्यंत शक्तिशाली एवं अप्रत्याशित है। इसके साथ एक मार्शल आर्ट पुस्तक भी आती है जिसका नाम है रेनड्रॉप स्वॉर्ड टेक्निक। अर्थ ग्रेड के प्रथम स्तर में कुल 9 स्तर हैं। प्रत्येक स्तर पर तलवार चलाने की तकनीकों का एक सेट होता है और उनका अभ्यास करने से न केवल आपकी तलवारबाजी में सुधार होता है, बल्कि आपकी मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। और साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, 108 वर्षा बूंद तलवारों पर नियंत्रण उतना ही मजबूत होगा।
यह अब फैंग चेन के लिए एक आदर्श मार्शल आर्ट तकनीक है। इससे पहले उन्हें कभी अभ्यास करने का समय नहीं मिला था, इसलिए ये समय उनके लिए एकांत में अभ्यास करने का एक अच्छा अवसर था। जादुई हथियारों और ताबीजों के अलावा साधना के लिए कई अमृत भी हैं। इनमें से कुछ अमृत केवल ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने के बाद ही लिए जा सकते हैं। एक दिन छिपने के बाद फैंग चेन अंततः हयान ज्वालामुखी क्षेत्र में पहुंच गया। जैसे ही वह समुद्र में दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि समुद्र के पानी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर जलपरियां लगभग नगण्य हैं। ये केवल साधना के लिए एक पवित्र स्थान है। फैंग चेन ने अपेक्षाकृत परिधीय क्षेत्र चुना। आखिरकार वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि क्रेटर में कोई उच्च स्तरीय समुद्री राक्षस होगा या नहीं। ऐसे खतरनाक स्थानों से दूर रहना ही बेहतर है। समुद्र की तलहटी पर पहुंचकर उसने नीचे का प्रवेश द्वार खोल दिया। फिर इसमें कई रिट्रीट रूम और एक छोटा हॉल खोला गया। काम पूरा होने के बाद उन्होंने प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने और छिपाने के लिए एक फॉर्मेशन डिस्क निकाली। ये गठन डिस्क स्वर्गीय मंदिर के भगवान का खजाना भी है। जुवानपिन 9वां स्तर। इसका कोई खास प्रभाव नहीं है, ये केवल सांस को छिपाने और रोकने का काम करता है। हालांकि यदि आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र से कोई शक्तिशाली व्यक्ति उस क्षेत्र में आ भी जाए जिसे यह अवरुद्ध करता है, तो वह इसे कभी नहीं पा सकेगा। पहले जब भयंकर ज्वार का सामना करना पड़ा था, तो फैंग चेन ने तत्काल भाला की रक्षा के लिए इस गठन डिस्क का उपयोग किया था, और अब वह समुद्री राक्षस के खिलाफ लड़ने में सहज महसूस कर रहा था। अन्यथा वह बहुत पहले ही भाग गया होता। गुफा में मौजूद सारा समुद्री पानी निकल जाने के बाद सभी नम फर्श और दीवारें वाष्पित हो गईं। तभी फैंग चेन ने जिनदान और जिया लिंग को बुलाया। अब्बा, मालिक। सुनहरा अंडा फैंग चेन की बाहों में कूद गया, जबकि जिया लिंग ने सम्मानपूर्वक सलामी दी। फैंग चेन ने जिनडैन के सिर को छुआ और जिया लिंग से कहा, आपको इस महाद्वीप की स्थिति भी जाननी चाहिए। मेरे लिए आपको जाने देना असंभव है, क्योंकि एक बार आप चले गए तो यह आसानी से मेरे अस्तित्व को उजागर कर देगा। इसलिए इस अवधि के दौरान आप बस मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें प्रशिक्षण संसाधन प्रदान करूंगा ताकि तुम अच्छे से अभ्यास कर सको। वह मूलतः इस लड़की को तियाननान क्षेत्र में लाकर उसे मुक्त करना चाहता था। आखिरकार दूसरे पक्ष ने उसकी मदद की थी और दोनों पक्षों के बीच जीवन मरण का झगड़ा नहीं था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह राक्षस समुद्र के निचले चट्टान क्षेत्र में आ जाएगा। इससे वह दुविधा में पड़ गया। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी का मानव रूप विदेशी था, चाहे वह कहीं भी जाए, और उसे आसानी से पकड़ा जा सकता था। और अगर आप पकड़े गए तो आपका अस्तित्व उजागर हो सकता है। इसलिए वह किसी भी हालत में दूसरे व्यक्ति को मुक्त नहीं होने दे सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिद्वंद्वी का साधना स्तर 8वें स्तर के शिखर पर है। इस अभ्यास का मुझ पर अभी भी कुछ प्रभाव है। जब जिया लिंग ने ये सुना तो वह घुटनों के बल बैठ गई और बोली, धन्यवाद गुरुजी। फैंग चेन ने एक हड्डी की अंगूठी निकाली और कहा, पहले इन संसाधनों का उपयोग करो और जब ये खत्म हो जाए तो मुझसे बात करो। अब उसके पास जिया लिंग को बिना किसी समस्या के मास्टर बनने के लिए प्रशिक्षित करने के संसाधन हैं। लेकिन ये संसाधन उसके लिए अपर्याप्त हैं। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। देवताओं और दानवों के शरीर के लिए आवश्यक संसाधन समान स्तर के शरीर से कई गुना या दर्जनों गुना अधिक होते हैं। बेशक ऐसे लाभ फैंग चेन को एक ठोस आधार देते हैं और उच्च स्तर पर लड़ने में कोई समस्या नहीं होती है। यही कारण है कि फैंग चेन शिनानन जैसे 7वें स्तर के समुद्री राक्षस के सामने भी लड़ सकता है, जिसके पास ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा है। जिया लिंग ने सम्मानपूर्वक अस्थि अंगूठी ली, सलामी दी और फिर अभ्यास शुरू करने के लिए एक तरफ के रिट्रीट कक्ष में प्रवेश किया। फैंग चेन और जिनदान मुख्य रिट्रीट कक्ष में आए और रिट्रीट शुरू कर दिया। उसने बड़ी मात्रा में राक्षसी गोलियां एक तरफ रख दी। ये राक्षसी गोलियां कम से कम 5वें स्तर की हैं तथा इनकी संख्या 300,000 से भी अधिक है। और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। जिनदान ने देखा कि ये दानव अमृत नीचे बहने वाले थे, इसलिए वह सीधे उनमें कूद गया और अमृत को निगलना और उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया। फैंग चेन ने जब ये देखा तो वह हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसे अनदेखा कर दिया। इस रिट्रीट में आपको न केवल रेनड्रॉप स्वॉर्ड तकनीक का अभ्यास करना है, बल्कि दिव्य शक्ति कवच परिवर्तन तकनीक का भी अभ्यास करना है। आपको अपना शारीरिक प्रशिक्षण भी जारी रखना होगा। इसके अलावा कम से कम 2 दाव छिद्र खोले जाने चाहिए और उनमें से एक तलवार दानव शरीर से होना चाहिए। एक बार जब तलवार भगवान का शरीर बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है तो दोनों पक्षों के बीच संतुलन टूट जाएगा। सौभाग्य से
फैंग चेन ने इस बार बहुत सारे जादुई संसाधन खरीदे थे, इसलिए जादुई छिद्र खोलना कोई समस्या नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात देवताओं और राक्षसों के शेष अध्यायों को 5वें स्तर तक विकसित करना है। जैसे जैसे देवताओं और दानवों की शक्ति बढ़ती जाती है और उनका शरीर मजबूत होता जाता है, देवताओं और दानवों की ओर से अस्वीकृति की भावना भी पुनः प्रकट होती है। यदि फैंग चेन के प्रमुख ताओवादी ग्रंथ देवता और दानव और इसे दबाने वाले देवता और दानव के शेष लेख न होते, तो मुझे डर है कि यह बहुत पहले ही विस्फोटित हो गया होता। ये कहा जा सकता है कि फैंग चेन के लिए अभी भी कई समस्याएं बाकी हैं और उन्हें एक एक करके हल किया जाना चाहिए। सौभाग्यवश इस बार हम अच्छी तरह तैयार थे। अब तलवार दानव शरीर के ताओवादी छिद्र को खोलना शुरू करें, इसे पर्याप्त संतुलित होने दें और फिर देवताओं और राक्षसों के शेष अध्यायों का अभ्यास करें। निर्णय लेने के बाद उन्होंने एक लंबी एकांतवास यात्रा शुरू कर दी। समय उड़ गया, आधा साल बीत गया। पिछले 6 महीनों में समुद्र बहुत शांत रहा है और सभी पक्ष किसी बड़ी घटना के लिए तैयारी कर रहे हैं। बेशक हालांकि कोई बड़ी घटना नहीं घटी, फिर भी छोटी मोटी लड़ाइयां और झड़पें हुई। हैयान ज्वालामुखी के बाहर एक जगह पर अचानक कुछ बेचैनी होने लगी। गहरे समुद्र में दुर्लभ आध्यात्मिक ऊर्जा कहीं न कहीं प्रवाहित होती रहती है और लुप्त हो जाती है। किसी को पता नहीं कि यहाँ कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है और वह वहाँ आधे साल से है। गुफा के अंदर फैंग चेन के मानसिक नियंत्रण के साथ 108 टपकती हुई तलवारें घर में इस तरह स्वतंत्र रूप से घूम रही थी जैसे कि वे जीवित हों। कभी कभी वे एक शरीर में विलीन हो जाते हैं और एक विशाल तलवार में बदल जाते हैं। कभी कभी वे चारों ओर से आते हैं। उनकी गति बहुत तेज और आश्चर्यजनक होती है। अभ्यास के बाद फैंग चेन ने सभी तलवारें वापस लकड़ी के बक्सों में रख दी। आखिरकार मैंने रेनड्रॉप स्वॉर्ड तकनीक में पूर्णता के प्रथम स्तर तक महारत हासिल कर ली है। लेकिन 3 और ताओवादी छिद्र खोलने के बाद, चाहे वह साधना हो या ज्ञान प्राप्ति आदि, ये पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में इस छिद्र का भिक्षुओं पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन जितना अधिक इसे खोला जाएगा उतना ही अधिक लाभ स्पष्ट होता जाएगा। दाओ एपर्चर के अलावा देवताओं और राक्षसों के शेष अध्याय अंततः ज़ियाओ चेन के 5वें स्तर तक पहुंच गए हैं। अन्य अभ्यासों में भी कमोबेश सुधार हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं। इसके अलावा उनकी साधना का स्तर भी फिर से सुधर गया और वे पूछताछ के 5वें स्तर तक पहुंच गए। भौतिक क्षेत्र ने निरंतर प्रगति की है तथा दिव्य शक्ति के 4थे स्तर तक पहुंच गया है। यदि हम पुनः शिनानान से भिड़ेंगे तो यह निश्चित है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बेशक वह अरबों डॉलर के संसाधनों पर भरोसा करते हुए आधे साल के भीतर लगातार सफलताएं हासिल करने में सक्षम थे। जब भी फैंग चेन ये सोचता, उसका दिल खून से लथपथ हो जाता। देवताओं और दानवों का ये तरीका वास्तव में बहुत बेकार है, ये प्रश्न पूछने का क्षेत्र है। जब ग्रैंड मास्टर आध्यात्मिक सागर की बात आती है तो इसमें बहुत बड़ी धनराशि लगेगी। छोड़ो, पुल बनने पर नाव सीधी हो जाएगी। जो संसाधन निचले क्षेत्र में नहीं है वे ऊपरी क्षेत्र में उपलब्ध हो सकते हैं, इसलिए मैं भविष्य की चिंता क्यों करूं? जब समय आएगा, यदि वे सचमुच खत्म हो गए हों तो जाकर उन्हें ले लीजिए। इस समय उसके बगल में सो रहे सुनहरे अंडे ने देखा कि फैंग चेन ने अभ्यास समाप्त कर लिया है और जाग गया है। फैंग चेन ने सुनहरे अंडे के सिर को सहलाया, जो थोड़ा बड़ा हो गया था, और कहा, ऐसा लगता है कि आपने पिछले 6 महीनों में कुछ प्रगति की है। मुझे बताओ कि आप किस क्षेत्र में पहुंच गए हैं। सोने के अंडे ने आवाज लगाई और फिर गति फूट पड़ी। फैंग चेन ने एक पल के लिए इसे महसूस किया और खुशी से कहा, मध्य स्तर 7। बढ़िया, अब आपको ग्रैंड मास्टर के शुरुआती चरण से लड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुनहरे अंडे ने गर्व से अपना सिर उठाया, ये दर्शाते हुए कि वह कुछ भी नहीं था। फिर उसने कुछ बार आवाज लगाई। सुनहरे अंडे के शब्द सुनकर फैंग चेन ने खुशी से कहा, आपकी रक्त प्रतिभा, दिव्य शक्ति और स्वर्गीय उपहार में फिर से सुधार हुआ है। यद्यपि स्वर्ण अंडे की दिव्य शक्ति और स्वर्गीय उपहार फैंग चेन की ताकत को बहुत बढ़ा सकता है, यहाँ तक कि उसे दोगुना भी कर सकता है, लेकिन बाद में उनकी ताकत में निरंतर सुधार के साथ प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा और इसमें कई प्रतिबंध भी थे, इसलिए बाद में इसका प्रयोग कम हुआ। लेकिन यदि दैवीय शक्ति और स्वर्गीय उपहार को फिर से उन्नत किया जाए तो यह युद्ध में उसके लिए अभी भी बहुत मददगार होगा। सोने के अंडे ने कहा। ये सुनकर फैंग चेन की आंखें चमक उठी। क्या आपका मतलब है कि यह अपग्रेड पिछले वाले से बहुत अलग है? क्या अंतर है? सुनहरे अंडे ने कोई जवाब नहीं दिया,
बल्कि अपना शरीर बदल लिया और सफेद रोशनी में बदल गया और फैंग चेन के शरीर में प्रवेश कर गया। अगले ही पल फैंग चेन को लगा कि वह भी एक हल्की सफेद रोशनी से जल रहा है। सफेद रोशनी ज्वाला की तरह थी, लेकिन वह ज्वाला नहीं थी। इससे पहले कि फैंग चेन कोई प्रतिक्रिया दे पाता, बिजली चमक उठी। सुनहरा अंडा एक सफेद इलेक्ट्रिक गेंदा में बदल गया और फैंग चेन के बगल में प्रकट हुआ। सामान्य स्थिति से कुछ अलग, सुनहरा अंडा अब अधिक पतला है और अधिक ठंडा और अभिमानी दिखता है। विशेषकर केवल नीली आंखें, जो लोगों को बिना क्रोध की शक्ति का एहसास कराती थीं। इस अवस्था में फैंग चेन को लगा कि उसकी शक्ति में 3 गुना वृद्धि हो गई है। यदि उसकी मुलाकात शिन आनंद से होती, तो उसे इस अवस्था में हराने की 70% संभावना होती। वह हमेशा इस बात से परेशान रहता है कि वह शिन आनंद को नहीं हरा पाया और दूसरी कान की बाली भी नहीं छीन पाया। गोल्डन एग, क्या किरण डेमन थंडर स्वॉर्ड स्टैब का फिर से उपयोग किया जा सकता है? किरण डेमन थंडर स्वॉर्ड स्टैब एक जादुई शक्ति है जो भगवान और डेमन फ्लेम स्लैश के बाद दूसरे स्थान पर है। लेकिन इसके उपयोग पर अत्यधिक प्रतिबंध और गोल्डन एग के साथ विलय की आवश्यकता के कारण फैंग चेन ने लंबे समय से इसका उपयोग नहीं किया है। हालांकि ये चाल इतनी शक्तिशाली है कि दैवीय शक्ति के सुधार के साथ यह और भी मजबूत हो जाएगी। सुनहरे अंडे ने गर्व से सिर हिलाया और उसे बताया कि इसके अलावा एक और जादुई शक्ति भी है। ओह, कौन सी जादुई शक्ति? फैंग चेन ने पूछा। सुनहरा अंडा फैंग चेन से लगभग 5 फीट दूर जा गिरा। तभी एक विचार आया। फैंग चेन ने तुरंत जिनदान के विचारों को महसूस किया और उसके विचारों का अनुसरण किया। अगले ही पल उन दोनों ने तुरंत अपनी जगह बदल ली। परिवर्तन। फैंग चेन ने आश्चर्य से कहा, इस जादुई शक्ति में अंतरिक्ष की शक्ति नहीं है, लेकिन यह अंतरिक्ष स्थानांतरण के समान है। यद्यपि यह महज पदों का आदान प्रदान है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये परिणाम निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका भी निभा सकता है। कल्पना कीजिए कि जब आप उनमें से किसी एक की आक्रमण लय से परिचित हो जाते हैं, तो आप अचानक अपने प्रतिद्वंद्वी को बदल देते हैं। दूसरा पक्ष आपको अच्छी तरह जानता है, लेकिन आप उसे नहीं जानते। इस स्थिति में दूसरा पक्ष स्वाभाविक रूप से ऊपरी हाथ रखेगा और आपको हरा भी देगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य छोटी जादुई शक्तियां भी हैं। वैसे भी गोल्डन एग की सफलता का फैंग चेन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्रैंडमास्टर दायरे के मध्य चरण में दोनों पक्षों के बीच संयुक्त लड़ाई में कोई समस्या नहीं है। टकराना। अचानक जिस गुफा में ज़िया लिंग स्थित है, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा हिल रही है। उसमें से दिव्य शक्ति का एक विस्फोट फूट रहा है। बाहर की ओर जाओ। फैंग चेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। इस दबाव का विरोध करने के लिए जल्दी से कार्रवाई करें, लेकिन फिर भी कुछ जबरदस्ती सामने आई। सौभाग्यवश वहां आसपास कोई जीवित प्राणी नहीं था और समुद्री राक्षस का पता नहीं चल सका। लेकिन फैंग चेन ने फिर भी कई संरचना झंडे निकाले और गुफा के भीतर संरचना को मजबूत करने के लिए उन्हें गुफा में हर जगह जल्दी से लगा दिया। टकराना। जब वह ये सब कर रहा था, ज़िया लिंग गुफा फिर से हिल गई। हालांकि इस बार वे सभी अवरुद्ध थे और बाहर से कुछ भी असामान्य नहीं था। फैंग चेन को पता था कि ज़िया लिंग दाओ दाओ के 9वें स्तर तक पहुंच रहा था। अचानक उसने कहीं और देखा। इस समय 2 समुद्री राक्षस बहुत तेज गति से यहाँ की ओर तैर रहे हैं। फैंग चेन ने अपनी आंखें खोली और पाया कि ये दोनों समुद्री राक्षस मध्य स्तर 6 के थे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि दोनों समुद्री राक्षस धीरे धीरे मानव मछली की पूंछ में बदल गए थे। हालांकि वह अभी भी एक मछली दानव की तरह दिखता है, वह पहले से ही शिन आनंद के स्तर के बहुत करीब है। ये स्पिरिट फिश कबीला है। वे 6ठे स्तर पर रूपांतरित होना शुरू करते हैं। मुझे डर है कि यह स्पिरिट फिश कबीले की प्रतिभा है, फैंग चेन ने चुपके से कहा। लेकिन फिर उसने थोड़ा भौं से कोड़ी, लेकिन वे यहाँ क्यों हैं? तार्किक रूप से कहें तो आसपास कोई समुद्री राक्षस नहीं होना चाहिए। जब वह ये सोच ही रहा था, तभी 2 समुद्री राक्षस उसके पास आ गए। वे चारों ओर देखने लगे, मानो कुछ खोज रहे हों। ये तो अजीब है। अभी यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का कंपन था, आने के बाद ये गायब क्यों हो गया? एक नीली मछली दानव ने संदेह से पूछा। क्या ये निचले इलाकों में मैग्मा विस्फोट के कारण उत्पन्न छोटा भूकंप हो सकता है? एक और गुलाबी और सफेद मादा मछली दानव ने कहा। नीली मछली दानव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, चलो ध्यान से जांच करते हैं। हैयान ज्वालामुखी जल्द ही फट जाएगा और राक्षसों का स्रोत एक साथ फट जाएगा। यह एक बड़ा खजाना है जिसे हमने बदल दिया है और जागृत किया है। हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए।
राक्षसों का स्रोत। ये सुनकर फैंग चेन का दिल द्रवित हो गया। उसने इस राक्षसी स्रोत के बारे में पहले भी सुना है। यह एक ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग विशेष रूप से ताओ छिद्रों को खोलने के लिए किया जाता है। ये राक्षस मार्ग का अनुसरण करने वाले समुद्री राक्षसों के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन ये बात अन्य प्राणियों के लिए भी सत्य है। क्या ये वह ऊर्जा स्रोत नहीं है जिसे मैं तलवार दानव के शरीर को खोलने के लिए खोज रहा हूँ? उसने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाकर इस खजाने को पकड़ लिया। वैसे भी उसका पहले से ही स्पिरिट फिश कबीले के साथ झगड़ा चल रहा था और उसने उनसे उनके खजाने भी लूट लिए थे। मुझे लगता है कि अगर उसने उन्हें फिर से लूटा तो वे समझ जाएंगे। ओह लेन, बाय बाय, तुम क्या कर रहे हो? इसे मत छुओ। अचानक मादा सायरन बोली। नर जलपरी ने हंसते हुए कहा, यहाँ कोई और जलपरी नहीं है जो हमारी तरह अच्छी हो। नहीं, राजकुमारी अभी भी इंतजार कर रही है। ठीक है, चलो जल्दी से यह काम करते हैं। उफ, जब फैंग चेन ने ये शब्द सुने तो उसका चेहरा काली रेखाओं से भर गया। अभी तो मैंने कहा था कि मैं ध्यान से जांच करूंगा और अब मैं गड़बड़ करने जा रहा हूँ। इसके अलावा इन दो समुद्री राक्षसों के शरीर और चेहरे अभी भी राक्षस जैसे हैं, जो मछली की पूंछ और सिर जैसे दिखते हैं। क्या ऐसा नहीं किया जाएगा? इस दृश्य के बारे में मन में सोचते ही उसे ठंड का एहसास हुआ। उसने सुनहरे अंडे को देखा। जिनदान स्वाभाविक रूप से समझ गया कि फैंग चेन का क्या मतलब था। एक आदमी और एक जानवर गुफा से बच निकले। मात्र 3 सांसों में दोनों समुद्री राक्षसों को ताबीज पहनाकर गुफा में वापस खींच लिया गया। फैंग चेन ने नीली मछली दानव की स्मृति का पता लगाने के लिए सीधे आत्मा खोज तकनीक का उपयोग किया। मछली दानव की आध्यात्मिक चेतना बहुत नाजुक है। सभी समुद्री राक्षस शिनन्नान की तरह अपनी रक्त प्रतिभा को जागृत नहीं कर सकते। इसके अलावा इन समुद्री राक्षसों की बुद्धिमत्ता बहुत अधिक नहीं है। वे केवल 12 या 13 साल के लगते हैं, इसलिए फैंग चेन आसानी से स्मृति में महारत हासिल कर सकता है। लेकिन जब उसने अपनी स्मृति में उस परिचित आकृति को देखा तो फैंग चेन आश्चर्यचकित हो गया। यह उसकी है। यह आंकड़ा बिल्कुल वैसा ही है जिसके बारे में फैंग चेन दिन रात सोचता रहता है। फैंग चेन हमेशा से दिल वाली बाली अपने दूसरे कान में पहनना चाहती थी। ऐसा लगता है कि इस बार स्पिरिट फिश जनजाति मन की शांति का नेतृत्व कर रही है, इसलिए मुझे इसमें शामिल होना होगा। दूसरे पक्ष ने पहले भी उसे लगभग मार डाला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन 2 समुद्री राक्षसों को देखकर वो परेशानी में पड़ गया। मैं एक जलपरी में बदल सकती हूँ, लेकिन दूसरी का क्या? क्या ये हो सकता है कि तियान जुएजिंग को इसे नकली बनाने की अनुमति है? लेकिन यद्यपि तियानिक्स्यू क्रिस्टल अद्भुत है, यदि आप बारीकी से देखेंगे तो आप निश्चित रूप से इसमें सुराग पा सकेंगे। रहस्य को उजागर करना बहुत आसान है, लेकिन अगर वह अकेले वापस जाता है तो शिनन्नान द्वारा उस पर संदेह किए जाने की संभावना अधिक होगी। गड़गड़ाहट। जब वह सोच रहा था, ज़ियालिंग का रिट्रीट रूम धीरे से खुल गया। ज़ियालिंग बाहर आया और सम्मानपूर्वक सलाम किया। मैं मास्टर से मिल चुका हूँ। फैंग चेन ने उसकी ओर देखा और निश्चित रूप से वह प्रश्न पूछने के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी। बधाई हो, आप मास्टर बनने के एक कदम करीब हैं। उन्होंने बधाई दी। ज़ियालिंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, यदि गुरु ने मुझे जो संसाधन दिए थे वे न होते तो मुझे डर है कि मेरे लिए 9वें स्तर तक पहुंचना मुश्किल होता। फैंग चेन द्वारा प्रदान किए गए संसाधन वे संसाधन हैं जो ज्यूक्सिंग तियानज़ोंग कभी भी प्रदान नहीं कर सकता है। यदि वह अभी भी बेयुआन क्षेत्र में रहती तो मुझे डर है कि वह इस जीवन में ग्रैंड मास्टर दायरे के केवल पहले या दूसरे स्तर पर ही होगी। खैर, बस एक सफलता। फैंग चेन को इसकी परवाह नहीं थी। ज़ियालिंग द्वारा उपभोग किए गए संसाधन उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं थे। उसने अपना ध्यान जमीन पर पड़ी 2 मछलियों की ओर लगाया और गहरी सोच में डूब गया। मास्टर, क्या हुआ? फैंग चेन को 2 मछलियों को घूरते हुए देखकर ज़ियालिंग ने उत्सुकता से पूछा। फैंग चेन ने कुछ भी नहीं छिपाया और उसे अपनी योजना के बारे में बता दिया। फैंग चेन की योजना सुनने के बाद ज़ियालिंग ने कहा, वास्तव में मास्टर, मेरे पास भी परिवर्तन की विधि है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ ही सांसों में वह गुलाबी और सफेद मादा जलपरी में परिवर्तित हो गई। ये दृश्य देखकर फैंग चेन दंग रह गया। यदि उसने देवताओं और राक्षसों की आंखें नहीं खोली होती तो वह शायद यह नहीं बता पाता कि यह वास्तव में ज़ियालिंग का परिवर्तन था। इस तरह के परिवर्तन का रास्ता केवल लिंगहाई क्षेत्र के लोग ही देख सकते हैं।
आपने परिवर्तन के इस तरीके में कब महारत हासिल की? वह पूछे बिना न रह सका। ज़िया लिंग ने जवाब दिया, मैं बहुत समय से अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं दिखाया। भागने के बाद मालिक की तलाशी से बचने के लिए उसने ये तरीका अपनाया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि गुरु फैंगचेन के हाथों मर जाएंगे। ये बिल्कुल सही है। आप इस मछली दानव की स्मृति पर नियंत्रण कर सकते हैं, और आप और मैं मिलकर इस राक्षस के स्रोत को जब्त करने जाएंगे। फैंगचेन ने कहा। हाँ, ज़िया लिंग को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। लगभग 1 कप चाय पीने के बाद 2 मछली राक्षस एक गुप्त गुफा से निकलकर हैयान ज्वालामुखी की ओर बढ़ गए। हैयान ज्वालामुखी के पास शिनअन्नान समुद्री राक्षसों से पूछ रहा था। आधे साल में शिनआनन की खेती फिर से सुधर गई। कुछ समय पहले ही उसने 7वें स्तर में प्रवेश किया था, और अब वह मास्टर स्तर के दूसरे स्तर पर पहुंच गई है। क्या यहाँ कुछ असामान्य है? उसने पूछा। सभी मछली राक्षसों ने अपना सिर हिलाया। शिनआनन ने संतोष से सिर हिलाया, लेकिन फिर भी चेतावनी दी, लापरवाह मत बनो। राक्षस का स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि इस जगह को निशाना बनाने वाले अन्य समुद्री राक्षस भी हों। तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हाँ, सभी आत्माएं, मछली कबीले और समुद्री राक्षस एक के बाद एक सहमत हो गए। राजकुमारी, इस समय एक समुद्री राक्षस ने कहा, लैम क्विंकिंग और पिंक बाय बाय अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्रैकन के लिए, इन 6ठी स्तर के समुद्री राक्षसों के लिए, उनके नाम सिर्फ कोड नाम है, इसलिए उन्हें आकस्मिक रूप से चुना जाता है, ज्यादातर उनकी त्वचा के रंग के आधार पर। बेशक, वे अपनी बुद्धि को सक्रिय करने के बाद भी अपना नाम बदलना चुनेंगे। आखिरकार, यदि आपकी आध्यात्मिक बुद्धि खुली है, तो अधिक कलात्मक नाम रखना बेहतर होगा। वापस नहीं आए। शिनआनन ने थोड़ा सा मुंह बनाया। वे किस दिशा में खोज रहे हैं? वहां एक जलपरी ने इशारा किया। जब शिनआनन जाकर देखने ही वाला था, तभी 2 आकृतियां प्रकट हुई और तेजी से तैरती हुई आईं। ये फैंगचेन और ज़िया लिंग थे जो मछली राक्षसों में बदल गए थे। शिनआनन ने उन दोनों की ओर देखा और थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। ज़िया लिंग ने फैंगचेन को संदेश भेजा, मास्टर, यह मछली हम पर शक कर रही है। फैंगचेन दंग रह गया और बोला, तुम्हें कैसे पता? ज़िया लिंग ने ध्वनि संचरण के माध्यम से उत्तर दिया, आप इसे सूंघ सकते हैं। फैंगचेन को तब याद आया कि ज़िया लिंग की नाक कुत्ते से भी अधिक तेज थी। इस समय शिनआनन ने पूछा, तुम दोनों को वापस आने में इतना समय क्यों लगा? फैंगचेन को पकड़े जाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने माइंड यिंग को छोटे टॉवर में फेंक दिया था, और दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसके परिवर्तनों का कोई संकेत नहीं देख पाएगा। फैंगचेन के जवाब देने से पहले टीम में से एक समुद्री राक्षस चिल्लाया, राजकुमारी, आप फिर से छोटी मछली बनाने गई होंगी। हाँ हाँ हाँ, ये कहते ही हंसी फूट पड़ी। सभी राक्षस जानते थे कि वे प्रेमी थे, और वे किसी भी हालत में छोटी मछलियां ही प्राप्त करना चाहते थे। ये सुनकर फैंगचेन ने शर्मिंदा होकर कहा, राजकुमारी, हम अगली बार ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ज़िया लिंग ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। ये देखकर शिनआनन को अब कोई संदेह नहीं रहा, और उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर अगली बार हुआ तो मैं तुम्हें मछली खिला दूंगी। हाँ हाँ, फैंगचेन ने बार बार सिर हिलाया। शिनआनन ने फिर पूछा, क्या आपकी तरफ से कुछ असामान्य बात है? फैंगचेन ने एक क्षण सोचा और कहा, नहीं। ये देखकर शिनआनन ने अब उस पर ध्यान नहीं दिया और पलट कर कहा, चूंकि हर कोई यहाँ है, इसलिए अब मेरी बात सुनो। इस बार राक्षसों के स्रोत के लिए कई समुद्री राक्षस हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बेशक, अन्य समुद्री राक्षसों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 जनजातियां हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इन जनजातियों में से एक है स्काई क्रैब जनजाति। आकाश केकड़ा जनजाति युवतियानकियान की जनजाति है। बेशक, इस जनजाति के सभी समुद्री राक्षस आकाश केकड़े नहीं हैं। बिल्कुल शिनआनन की स्काईफिश जनजाति की तरह। उनमें से केवल 30% ही इस जनजाति से हैं, और बाकी सभी विदेशी जनजातियां हैं। समुद्री राक्षसों की जाति एक परिवार नहीं, बल्कि एक संप्रदाय के समान है। बेशक, सबसे अधिक मूल्यवान अभी भी परिवार ही है। दूसरी जनजाति बाइजे जनजाति है। बाइजे जनजाति रक्त बाइजे जनजाति है। बाइजे एक दिव्य पशु है, लेकिन बाइजे जनजाति का दिव्य पशु बाइजे से कोई संबंध नहीं है। यदि आप ये कहने पर जोर देते हैं कि ऐसा है, तो इसका मतलब है कि रक्त बाइजे के खून में बाइजे के खून का एक अंश है। इसलिए इस जनजाति ने खुद को बाइजे जनजाति कहा। फैंगचेन को यह सब डैनी द्वारा दी गई खुफिया जानकारी से पता चला।
और आंतरिक समुद्र के आसपास ये 3 जनजातियां सबसे अधिक खतरनाक हैं। शिन आनन ने बहुत कुछ कहा और ये देखने के बाद कि राक्षसों ने उसकी बात सुन ली है, वह चिल्लाया, चलो चलें। फैंग चेन और जियालिंग सहित कुल 100 लिंग्यू जनजाति के जलपरी शिन आनन का पीछा करते हुए क्रेटर तक पहुंचे। हैयान क्रेटर अत्यंत विशाल है, जिसका दायरा 1 मील है। यहाँ का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तथा समुद्र का पानी उबल रहा है तथा लगातार बुलबुले निकल रहे हैं। जल्द ही वे गड्ढे के पास पहुंच गए। यहाँ पहले से ही कई जलपरियां एकत्रित हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर अकेली हैं। यद्यपि सायरन की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन उनमें से अधिकांश अकेले ही अभ्यास करते हैं। केवल उच्च स्तरीय सायरन बुलाए जाने पर ही वे एक साथ इकट्ठा होने के लिए मजबूर होंगे। बेशक उन्हें तोप का चारा बनना ही है। लिंग्यू द्वीप पर हुए हमले की तरह लिंग्यू जनजाति का कोई भी कुलीन व्यक्ति दिखाई नहीं दिया तथा सभी मृतक उनके जैसे ही जलपरी थे। जब इन जलपरियों ने देखा कि यह शिन आनन है, तो उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और एक तरफ हट गईं, यहाँ तक कि उनकी उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। शिन आनन को इन समुद्री राक्षसों में कोई रुचि नहीं थी और वह सीधे गड्ढे में चली गई। ये गड्ढा कुएं जितना गहरा था। वहाँ बहुत गर्मी थी, लेकिन लावा का कोई निशान नहीं था। शिन आनन ने उन्हें नीचे उतारा। फैंग चेन ने पाया कि जैसे जैसे वह नीचे गया, अंतरिक्ष बड़ा और गर्म होता गया। जब तक वह 1000 फीट गहराई में नहीं गया, अचानक उसके सामने बादलों जैसी सफेद धुंध की एक परत दिखाई दी। फैंग चेन ने देवताओं और राक्षसों की अपनी आंखें खोली और बादलों में प्रवेश किया। लेकिन जब उसने बादलों के नीचे का दृश्य देखा तो वह दंग रह गया। इसी समय शिन आनन ने भी उन्हें बादलों के बीच से होकर आगे बढ़ाया। जब वे वहां से गुजरे तो दृश्य अचानक बदल गया। यह एक अत्यंत विशाल स्थान था, एक विश्व के समान। लेकिन ये जगह मैग्मा से भरी हुई थी। गर्म मैग्मा बह रहा था, मानो मैग्मा की दुनिया हो। और यहाँ समुद्र के पानी की एक बूंद भी नहीं थी। किसी कारणवश समुद्र का पानी ऊपर के बादलों के कारण अवरुद्ध हो गया और एक बूंद भी नहीं टपकी। और यहाँ केवल वे ही नहीं थे, वहाँ कई समुद्री राक्षस भी थे। उनमें बाइसे जनजाति और तियानिक्सी जनजाति सभी शामिल थे। इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ अन्य जनजातियां भी थीं, लेकिन इन जनजातियों में कोई 8वें स्तर का समुद्री राक्षस नहीं था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से 3 प्रमुख राक्षस जनजातियों से एक स्तर नीचे थे। शिन आनन, तुम सचमुच धीमी हो। जैसे ही वे पहुंचे, एक चिढ़ाने वाली आवाज सुनाई दी। शिन आनन ने देखा। उसने देखा कि बाइजे जनजाति का एक 10 फुट लंबा मानव सदृश समुद्री राक्षस उसे चिढ़ाते हुए देख रहा था। ये राक्षस शार्क की तरह था, जिसका शरीर भूरे नीले रंग का था तथा पीछे का पंख तेज ब्लेड जितना लंबा था। मुस्कुराहट के साथ, दांत तीखे और साफ थे, सफेद रोशनी से चमक रहे थे और बेहद साफ थे। इस राक्षस को ब्लड शार्क कहा जाता था और वह ब्लड बाइजे के हजारों वंशजों में सबसे प्रतिभाशाली था। शिन आनन ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, क्या होगा अगर आप जल्दी आ जाएं? क्या आपको अभी भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा? हे शिन आनन, मैंने सुना है कि तुम्हें एक योगिनी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। न केवल तुमने अपना जादुई हथियार खो दिया, बल्कि तुम्हारा फायदा भी उठाया गया। मैंने सुना है कि वह एक लेवल 6 मध्यम स्तर का योगिनी था। तियानिक्सी जनजाति का नेता, जो एक मानव सदृश समुद्री राक्षस था, मुस्कुराया। इस राक्षस के दोनों हाथों में बड़े बड़े पंजे हैं। मुझे नहीं पता कि यह केकड़े की शक्ल की वजह से है या नहीं। जब वह मुस्कुराता था तो उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो जाती थीं, जिससे वह अत्यंत विश्वासघाती लगता था। और उसका पूरा शरीर लाल और सफेद हो गया था, मानो उसे इस तपती हुई जगह में पकाया गया हो। इस राक्षस का नाम लुओ शियाओकियान है और वह लुओ तियानकियान के हजारों वंशजों में से एक है। फैंग चेन की बात करते हुए शिन आनन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने लुओ शियाओकियान को ठंडी निगाह से देखा और कहा, अगर तुमने उसका फिर से जिक्र किया तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। फैंग चेन का मामला उसके जीवन की शर्म बनने वाला है। वह इस घृणा का बदला लेगी चाहे कुछ भी हो। लुओ शियाओकियान ने शिन आनन की हत्या की मंशा को महसूस किया, हालांकि उसे सतह पर इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। वह शिन आनन की मानसिक शक्ति को जानता था। यद्यपि उसकी साधना 7वें स्तर के मध्य चरण में थी, फिर भी वह निश्चित रूप से शिन आनन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, जो 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण में था। तथापि वह मन ही मन व्यंगपूर्वक बोला, इस बार मामला अलग है। ये सोचते हुए उसने रक्त शार्क की ओर देखा। रक्त शार्क ने भी उस ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे को देखा और किसी राक्षस का ध्यान आकर्षित किए बिना जल्दी से अलग हो गए।
सिवाय उसके 7वें स्तर के 2 समुद्री राक्षस एकजुट हो गए हैं, और जब राक्षस का स्रोत प्रकट होता है तो वे एक साथ शिनानन से निपटने की योजना बनाते हैं। उन्हें इस बार खाली हाथ लौटने दें। अचानक फैंग चेन को जिया लिंग की आवाज प्राप्त हुई। वह चुप था। कुछ क्षण बाद उसने पूछा, क्या तुम्हें इसकी गंध आई? जिया लिंग ने सिर हिलाया और संदेश दिया। उनकी सांसें एक ही समय में थोड़ी बदल गईं और गंध भी उसी तरह बदल गई। ये स्पष्ट है कि वे किसी तरह के गठबंधन पर पहुंच गए हैं। फैंग चेन फिर चुप हो गया। वह हैरान था। जिया लिंग की नाक स्पष्ट रूप से अन्य महिलाओं की तरह ही है, अधिक से अधिक ही थोड़ी अधिक उठी हुई और सुंदर है, लेकिन यह इतना प्रभावी कैसे हो सकता है? उसने कमजोरी से पूछा, क्या आप कुत्ते के वर्ष में पैदा हुए हैं? जिया लिंग थोड़ा चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन अचानक से यह सवाल पूछेगा। वह सोच रही थी, मानो वह फैंग चेन के प्रश्न के बारे में सोच रही हो। लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने कहा, अगर मालिक को ये पसंद आए तो मैं। फैंग चेन पहले तो दंग रह गया, लेकिन फिर उसका चेहरा काली रेखाओं से भर गया। आप थोड़ा पक्षपातपूर्ण सोचते हैं। लेकिन उसने इस बारे में सोचा और पूछा, क्या तुम सूंघ सकते हो कि राक्षसी स्रोत कहाँ से निकलेगा? राक्षस स्रोत विशाल मैग्मा समुद्र से बच निकलेगा, लेकिन ये बहुत ही यादृच्छिक बात है। कोई भी दानव नहीं जानता कि वह कहाँ प्रकट हो जाएगा। फैंग चेन ने खोजबीन के लिए ईश्वर और दानव की आंख का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मैग्मा में प्रवेश किया, उसे बहुत गर्मी महसूस हुई और वह अधिक देर तक टिक नहीं सका। अगर जिया लिंग की नाक उपयोगी है, तो क्या ये बड़ा लाभ नहीं होगा? जिया लिंग ने कहा, जब तक यहाँ गंध में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, मैं इसका पता लगा सकता हूँ। मैं मैग्मा में भी गंध का पता लगा सकता हूँ। जिया लिंग की पुष्टि सुनकर फैंग चेन बहुत खुश हुआ। बहुत बढ़िया। बाद में तुम और मैं मिलकर जादू का स्रोत इकट्ठा करेंगे और जितना हो सकेगा उतना इकट्ठा करेंगे। खोज के बाद हम सीधे भाग जाएंगे। हाँ मास्टर। जिया लिंग ने स्वाभाविक रूप से फैंग चेन की बातों का पालन किया। इसी समय मैग्मा सागर धीरे धीरे उत्तेजित हो गया। ये देखकर शिनानन ने कहा, ध्यान दे, जादू का स्रोत जल्द ही प्रकट होगा। हर कोई 100% ध्यान दे और जितना हो सके उतना ले लो। उसने एक ध्वनि संदेश भी भेजा, यदि कोई राक्षस आपके जादू के स्रोत को छीनने की कोशिश कर रहा है तो उसे मार डालो। हाँ, राक्षसों ने आदेश का पालन किया। 3 प्रमुख राक्षस जनजातियों द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र वह स्थान है जहाँ सबसे अधिक राक्षस स्रोत दिखाई देते हैं। जहाँ तक बाहरी क्षेत्र की बात है, तो इस पर अन्य समुद्री राक्षस जनजातियों का कब्जा है। वे आंतरिक घेरे में मौजूद राक्षसी स्रोतों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करते। अगर वे उन्हें हथियाने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें केवल खाया जाएगा। गड़गड़ाहट। मैग्मा सागर और भी अधिक उत्तेजित है। राक्षसों ने अपनी आध्यात्मिक चेतना से आसपास के क्षेत्र को ढक लिया, लेकिन पूरे मैग्मा सागर को नहीं ढक पाए। वे जानते थे कि भले ही उन्हें अन्य स्थानों पर राक्षसी स्रोत मिल जाएं, लेकिन वे उन्हें पास के राक्षसों से नहीं छीन सकते। बेहतर है कि उन्हें एक क्षेत्र में बंद कर दिया जाए और उन्हें जोर से पकड़ लिया जाए। आप कितना प्राप्त कर सकते हैं यह आपके भाग्य पर निर्भर करता है। टकराना। अचानक कहीं भीतरी घेरे में लाल रोशनी का एक गोला दिखाई दिया। आसमान की ओर जा रहा था। ये प्रकट हुआ, जल्दी करो और इसे पकड़ो। एक समुद्री राक्षस जोर से चिल्लाया और आसपास के समुद्री राक्षसों ने एक क्षण की घबराहट के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। और दानव स्रोत की यह गेंद एक संकेत की तरह है, और दानव स्रोत अन्य स्थानों पर दिखाई देने लगे। एक क्षण में पूरा मैग्मा समुद्र जीवंत हो गया और राक्षस स्रोत को छीनने लगा। टकराना। जब अवसर आएगा तो लड़ाई अपरिहार्य हो जाएगी। जल्द ही कुछ समुद्री राक्षसों में लड़ाई शुरू हो गई क्योंकि उनका पसंदीदा जादुई स्रोत छीन लिया गया था। कुछ समुद्री राक्षस अन्य राक्षसों के अच्छे भाग्य से ईर्ष्या करते थे और उनकी तैयारी न होने का फायदा उठाकर उन पर हमला कर उनके सभी जादुई स्रोत छीन लेते थे। एक पल में जादुई स्रोत को छीनना युद्ध का मैदान बन गया। शिनानन ने अपनी चेतना के शक्तिशाली आध्यात्मिक सागर पर भरोसा करके केवल आधी अगरबत्ती में जादुई स्रोतों के सभी 10 समूहों को छीन लिया। लेकिन जब उसने पूरे मैदान की स्थिति को भांप लिया तो उसका चेहरा अचानक बेहद बदसूरत हो गया। ब्लड शार्क। लुओ ज़ियाओकियान, तुमने वास्तव में मेरी आत्मा मछली कबीले से निपटने के लिए सेना में शामिल हो गए। उसने गुस्से से कहा। इस समय बाइसे कबीले और तियानिक्सी कबीले ने आत्मा मछली कबीले के समुद्री राक्षसों को निशाना बनाने के लिए सेना में शामिल हो गए,
जिससे उन्हें जादू के स्रोत के लिए प्रतिस्पर्धा करने से रोका जा सके। अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है कि इस बार उनके आत्मा मछली कबीले के पास पूरे क्षेत्र का 10वां हिस्सा भी नहीं होगा। हाँ, ब्लड शार्क ने हंसते हुए कहा, शिन आनंद, यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो आप केवल अपने आप को ही दोषी ठहरा सकते हैं कि आप बहुत देर से आए हैं। इस बार मुझे डर है कि तुम्हारा आत्मा मछली कबीला खाली हाथ लौटेगा। लुओ ज़ियाओकियान ने भी गर्व से कहा। यद्यपि शिनानान बहुत क्रोधित थी, फिर भी वह घबराए नहीं। आत्मसंतुष्ट मत होइए, गठबंधन में क्या समस्या है? मैं अभी भी पूरी स्थिति को अपने आप नियंत्रित कर सकता हूँ। उसकी आभा फूट पड़ी। एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति सभी दिशाओं में दौड़ी, विशेष रूप से 2 कुलों के मजबूत पुरुषों पर हमला किया। ब्लड शार्क और लुओ ज़ियाओकियान ने इस पर उपहास किया। उन्होंने देखा कि उनके हाथों में रोशनी चमक रही है। एक खजाना दिखाई दिया। यह एक 7 मंजिला छोटा टावर और ज़ेड रूई था। दोनों राक्षसों ने उसे आकाश में फेंक दिया। अचानक दोनों खजाने चमक उठे, अदृश्य भागने की रोशनी में बदल गए और शिनान की ओर बढ़ गए, उसके आध्यात्मिक हमले का विरोध करते हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? शिन आन अविश्वास से भरा हुआ था। दोनों राक्षस हंसे। ब्लड शार्क ने कहा, जब तुम्हें उस एल्फ के हाथों हार का सामना करना पड़ा तो मुझे इसका पता चल गया। वे एल्फ इसलिए शक्तिशाली हैं क्योंकि वे इन जादुई हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये संयोग ही है कि इस बार हमने कल्पित बौनों पर हमला किया और उनसे बहुत सारे जादुई हथियार प्राप्त किए। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें मानसिक शक्ति के प्रति प्रबल प्रतिरोध है। अब ये सच प्रतीत होता है। शिन आनंद, तुम्हारा मानसिक हमला हमारे लिए बेकार है। दोनों राक्षस और अधिक उग्रता से मुस्कुराने लगे। शिन आनंद का चेहरा विशेष रूप से बदसूरत था और फैंग चेन के प्रति उसकी नफरत और भी मजबूत हो गई। ये सब उस कमीने की गलती है। अगर वह न होता तो ये बेवकूफ मुझसे निपटने का कोई तरीका कैसे सोच पाते। लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि जिस आदमी से वह नफरत करती थी वह लगातार मैग्मा की सतह पर चक्कर लगा रहा था। गुरु, आपके दाहिनी ओर 100 कदम चलने पर 3 सांसों में मैग्मा से एक राक्षसी स्रोत निकलेगा। बाईं ओर और सामने 20 कदम चलने पर एक और है। बाईं ओर 50 कदम और 5 सांसों के बाद ये प्रकट हो जाएगा। ज़िया लिंग की आवाज गूंजती रही। वह हवा में फैली गंध को सूंघती रही। यद्यपि लड़ाई भयंकर थी, लेकिन इसका उसकी नाक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी सटीक रिपोर्टिंग से फैंग चेन के लिए राक्षसी स्रोत के 60 या 70 समूह प्राप्त करना आसान हो गया। आपको पता होना चाहिए कि अन्य समुद्री राक्षस अधिकतम 10 समूहों तक ही पहुंच पाते हैं, इसलिए वह सबसे अलग है। हालांकि वह अभी भी अन्य समुद्री राक्षसों के निशाने पर था। आखिरकार दोनों जनजातियां एक हो गईं और आत्मा मछली जनजाति की ओर से राक्षस बहुत कम हो गए। 2 आकाशीय केकड़े जनजातियों ने फैंग चेन के कदमों को रोकने का बीड़ा उठाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई अकेला व्यक्ति होगा। लड़के, तुम्हारे पास जो भी राक्षसी स्रोत है उसे सौंप दो, अन्यथा बैंग बैंग। लेकिन इससे पहले कि वे बोलना समाप्त करते, फैंग चेन ने सीधे उन्हें मुक्का मारा और उन्हें उड़ा दिया। वे सीधे उबलते मैग्मा में गिर गए। अगले ही क्षण पके हुए केंकरों की गंध फैलने लगी। रास्ता मत रोको। अब फैंग चेन को देवताओं और बुद्धों का वध करने वाला कहा जा सकता है। जो कोई भी उसे राक्षसी स्रोत इकट्ठा करने से रोकने की हिम्मत करेगा, उसे मौत तक लड़ना होगा। बेशक उसने 2 राक्षसों पर राक्षसी स्रोत को नहीं छोड़ा। बात बस इतनी सी है कि ये दोनों राक्षस लड़ रहे हैं और उनके शरीर पर केवल 1 या 2 गेंदें हैं। फैंग चेन और ज़िया लिंग अधिकाधिक मौन सहयोग कर रहे हैं। महज आधे घंटे में 100 से अधिक गेंदें एकत्र की गईं, लेकिन शिन आनंद की लड़ाई रुकी नहीं है। भले ही दोनों राक्षसों के पास शिन आनंद को नियंत्रित करने के लिए जादुई हथियार हों, लेकिन वह अभी भी किसी नुकसान में नहीं है। लेकिन ये देखकर कि उसके अपने राक्षस कम होते जा रहे हैं, वह जानती है कि अगर इस बार भी वे ऐसा ही करते रहे तो उन्हें निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये सोचते ही उसकी आंखों में क्रूरता की झलक उभर आई। यदि मैं इसे नहीं पा सकता तो आप भी इसे नहीं पा सकते। जैसे ही आवाज गिरी, उसने अचानक अपने हाथ नीचे की ओर बढ़ाए। एक विशाल मानसिक शक्ति तुरंत एकत्रित हुई और संकुचित हो गई। ये फिर से रक्त में बदल गई। ये दृश्य देखकर ब्लड शार्क और लुओ ज़ियाओकियान के चेहरे एकदम बदल गए। शिन आनंद, तुम क्या कर रहे हो राक्षस? वे चिल्लाए। शिन आनंद ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम दोनों जनजातियों को सहयोग करने दूंगा। अगले ही पल खूनी मानसिक शक्ति ने नीचे के मैग्मा को नष्ट कर दिया। धमाका।
मैग्मा समुद्र ने तुरंत ही विशाल लहरें उठाईं। ये चारों ओर की ओर बढ़ गईं। राक्षसों के चेहरे अचानक बदल गए जब उन्होंने ये देखा। वे जल्दी से आसमान की ओर उठ गए। रास्ता पूछने के बाद राज्य में पहुंचने के बाद उन्हें मैग्मा का डर नहीं रहा। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि यह किस प्रकार का मैग्मा है। इस समुद्री ज्वालामुखी का मैग्मा साधारण नहीं है। भले ही वे स्तर 6 समुद्री राक्षस हों, वे घायल हो जाएंगे। इसमें फंसना निश्चित मृत्यु है। अरे, क्या वह मछली पागल है? फैंग चेन, जो राक्षसों के स्रोत को इकट्ठा कर रहा था, शिन आनन के हमले से पूरी तरह से बाधित हो गया। मैग्मा तरंग को आते देख वह उससे बचने के लिए तेजी से हवा में उठ गया। लेकिन ऐसे बदकिस्मत लोग भी थे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, और जब उन्होंने प्रतिक्रिया की तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वे सीधे मैग्मा में फंस गए। आह, मुझे बचाओ! अचानक चीख की आवाज सुनाई दी। शिन आनन के हमले से तीनों जनजातियों में भारी क्षति हुई। कई राक्षस मैग्मा के समुद्र में बह गए और सीधे मर गए। शिन आनन, क्या तुम पागल हो? एक बार हयान ज्वालामुखी सक्रिय हो जाए और फट जाए, तुम और मैं यहीं मर जाएंगे। यद्यपि उनकी ताकत से ज्वालामुखी विस्फोट करना अभी भी मुश्किल है। आखिरकार हयान ज्वालामुखी एक साधारण ज्वालामुखी नहीं है। लेकिन कुछ कठिनाइयां असंभव नहीं होती। एक बार यह फट गया तो वे सब यहीं मर जाएंगे। लेकिन शिन आनन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसने फिर भी वही वाक्य कहा, मैंने कहा था अगर मैं इसे नहीं पा सकती तो आप भी इसे नहीं पा सकते। चूंकि तुम चाहते हो कि मेरी लिंगी जनजाति खाली हाथ लौट जाए, तो मैं तुम सबको यहीं रहने दूंगा। शिन आनन का व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से दृढ़ इच्छाशक्ति वाला और हठी है। अगर आप उसे सच में गुस्सा दिला दें तो वह नतीजों की परवाह नहीं करेगी। ब्लड शार्क और लुओ ज़ियाओकियान बेहद बदसूरत लग रहे थे। सौभाग्यवश मैग्मा तरंग एक चक्कर के बाद शीघ्र ही स्थिर हो गई तथा विस्फोट का कोई संकेत दिखाई नहीं दिया। इससे ब्लड शार्क और लुओ ज़ियाओकियान ने राहत की सांस ली। लेकिन वे उनके खिलाफ सहयोग जारी रखने की हिम्मत नहीं करते, अन्यथा शिन आनन के गुस्से के कारण वह वास्तव में उनके साथ नष्ट हो सकती थी। शिन आनन, तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? हमारी 3 जनजातियां एक साथ हैं। अगर तुम ऐसा करोगी तो इससे हमारी तीनों जनजातियों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। ब्लड शार्क ने कहा। शिन आनन ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम किस बात से डरते हो? हमारे 3 कबीले हितों की खातिर एकजुट हैं। भले ही हम नष्ट हो जाएं, लेकिन इससे तीनों कबीलों की एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम हिसाब किताब भी करना चाहते हैं तो हमें भट्टी में गुप्त क्षेत्र तक इंतजार करना होगा। इससे ब्लड शार्क और लुओ ज़ियाओकियान फिर से चुप हो गए। शिन आनन के शब्द बहुत सीधे और सत्य थे, जिससे उन्हें कुछ देर तक समझ में नहीं आया कि क्या करें। दृश्य थोड़ा अजीब था। हालांकि किसी ने यह नहीं देखा कि मैग्मा से बाहर निकल रहा दानव स्रोत अचानक बंद हो गया और कोई समूह दिखाई नहीं दिया। मैग्मा सागर शांत हो गया, लेकिन ये शांति थोड़ी अजीब थी। ज़ियालिंग की नाक थोड़ी सी हिली, जैसे उसने कुछ सूंघ लिया हो। अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसने फैंग चेन को एक ध्वनि संदेश भेजा, ज्वालामुखी फटने वाला है।